हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लगा हुआ है टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रम। चलिए स्पेक्ट्रम जानते हैं क्या है। बोर एटॉमिक थ्योरी को इनिशिएट करने के लिए जो पोस्टुलेट्स आए थे वो इसी एक्सपेरिमेंट से आया था। तो पहले तो बहुत बेसिक चीज देखते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये चीज पहले से हमें पता है कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट लाइट डिस्पर्स्ड, मतलब लाइट जो है डिस्पर्स्ड हो जाता है, 7 डिफरेंट कलर में ये डिसोसिएट हो जाता है। तो वो जो एक डिफरेंट पैटर्न मिलता है विब्जियोर, वो या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में होता है या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ में होता है। और इस तरह से विब्जियोर का जो पैटर्न डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं या फिर उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस फेनोमेना को स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जा सकेगा। द व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट डिस्पर्स इन 7 डिफरेंट कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम का एक पिक्चर अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर जो हमें पढ़ना है सिर्फ स्पेक्ट्रम ही नहीं, उसके जितने भी टाइप्स है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन है, पहले तो स्पेक्ट्रम को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलिए इसको समझते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस रहता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब डिसकंटिन्यूअस में फिर से 2 तरह का आ जाएगा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट में डिवाइड किए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का फिर 2 टाइप यहाँ पर आपको दिखेगा, एक होगा एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होगा एब्जॉर्प्शन। मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होगा ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के टाइप्स हैं। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बताते हैं। देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा, जैसे कि ये रेनबो है। तो रेनबो में देखिएगा जो कलर्स आता है वो जो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, विजिबल रीजन्स में होते हैं। 6500 टू 7500 एंगस्ट्रम पर जो भी चीज जिसका वेवलेंथ होगा वो सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे, वो रेडिएशंस आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 6500 से 6500 तक रहता है या फिर 7500 तक रहता है, वो हमारा आंख देख पाता है। लेकिन जैसे ही 3500 से नीचे चला जाए या फिर 7500 से ऊपर चला जाए, एक जस्ट रेंज दिया गया है यहाँ पर, तो अगर इस रेंज के अंदर में कोई रेडिएशन अगर नहीं है, इससे बाहर है, तो वो रेडिएशन आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप माइक्रोवेव को नहीं देख पाते हैं, आप अल्ट्रावायोलेट को नहीं देख पाते हैं, एक्सरे को नहीं देख पाते हैं। बहुत ऐसा रेडिएशंस है जिसको कि हमारा आंख ये नहीं देख पाता है। मेरा आंख इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है। तो मेरा आंख इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बस कुछ ही स्पेसिफिक रेडिएशंस को देख पाएगा, यानी कि 3500 से लेकर के और 7500 और 7000 एंगस्ट्रम तक के रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर पाता है। तो इसीलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको एक रेनबो को देखना होगा। रेनबो में देखिएगा जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स उसमें दिखाई देंगे। एक कलर दूसरे कलर पर मर्ज हो जाता है। जैसे रेड कलर है और वो रेड कलर एंड होकर के येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो एक शार्प लाइन उसमें एक डिफाइन नहीं होता है कि जहां से वो येलो कलर डेवलप करे। तो येलो कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, रेड कलर कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये एग्जैक्टली कोई शार्प बाउंड्री वहां पर आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट डिसोसिएट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इन सच ए वे दैट वन कलर मर्ज टू अदर। तो इसका एक यहाँ पर फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो भी ग्राफ देख रहे हैं, ये फिगर है, इसमें रेड कलर है, उसके जस्ट बाद रेड कलर खत्म होता हुआ दिख रहा है, फिर येलो कलर पहले से ही स्टार्ट होने लगा है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो इस तरह से अभी जो ये स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, ये स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक और चीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए लाइन सीधा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल थीटा बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप ग्रीन कलर वाले को देखिएगा, ग्रीन कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है और रेड कलर जरा सा डेविएट हुआ है।
तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका जो एंगल है, जो झुकाव है, वो क्या होगा, कम होगा। मतलब जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका जो झुकाव है, एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा। और जिसका लेमडा कम होगा तो उसका एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा। अब देखिए लेमडा और एंगल और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसा हम लोग प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं और वहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ रखा है E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से सारे चीज रिलेट हो जाएंगे। E इक्वल टू एच न्यू या फिर E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, सॉरी न्यू है। और लेमडा से अगर कंपेयर कीजिएगा तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा। अभी आपने कहा कि लेमडा जिसका ज्यादा होता है, जिसका लेमडा ज्यादा होगा वो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो डेविएशन कम लिया है उसका एनर्जी इस तरह से रिलेट करेगा। मतलब द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर, जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, वो ज्यादा बेंड करेगा, मुड़ जाएगा। और जिसका वेवलेंथ देन द वन विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा। यहां से समझना है कि वेवलेंथ अगर किसी कलर का ज्यादा होगा तो वो मुड़ेगा कम, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो मुड़ेगा ज्यादा, मतलब उसमें एंगल बनेंगे ज्यादा। अब सिंपल सा बात है कि वेवलेंथ और एनर्जी, अगर इसी लाइन को अगर एनर्जी से रिलेट किया जाए कि एनर्जी से क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि रेड कलर है, इसका लेमडा क्या है, मैक्सिमम है। अब जब इसका लेमडा मैक्सिमम है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, ये भी मिनिमम होगा। तो ये बोल सकते हैं कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है और रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इसका बेंड जो मुड़ रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो मुड़ेगा कम, या एनर्जी अगर कम होगा किसी रेडिएशन का तो वो भी कम मुड़ेगा। तो इस तरह से रेडिएशंस में जो विजिबल्स रीजन है और डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसका जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है वो इस तरह से डेविएट करता है जब उसके एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करते हैं या फिर वेवलेंथ को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन वन विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो होते हैं कंसिस्ट अ वेव विथ ऑल द वेवलेंथ्स व्हिच फॉल इन विजिबल रीजन। मतलब वैसे तो सन से जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम नहीं बन सकता है, क्योंकि बहुत सारा जो रेडिएशन है ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर आपको सन का एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम बनाना है तो आपको ओजोन लेयर से ऊपर जाना होगा और वहां पर प्रिज्म लगा करके उसका स्पेक्ट्रम निकालना होगा। तो जो भी स्पेक्ट्रम आप सनलाइट से अर्थ सरफेस पर बनाते हैं वो एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम नहीं बनता है, क्योंकि काफी सारे रेडिएशन को ऊपर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो कुछ ही रेडिएशन यहाँ पर आते हैं जिसका स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। तो ये था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और उससे रिलेटेड चीज। अब आ जाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, एमिशन कब होगा, एमिट कर रहा है, जैसे कि कोई एनर्जेटिक चीज है और वो अपने एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। बोर कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन भी देख चुके हैं। हमने देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरता है, तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरेगा तो एनर्जी रेडिएट होगा, ठीक है, एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। इसी एमिटेड रेडिएशन को अगर प्रिज्म लगा करके और उसका स्पेक्ट्रम अगर हम लोग निकालते हैं तो इसी स्पेक्ट्रम का नाम एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब पहले तो जो एटम है, मॉलिक्यूल्स है या आयन है, तीनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कहीं ना कहीं से एनर्जी लेकर के और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, कोई लाइट से फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, डिफरेंट रेंज का फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया और वो हायर लेवल में चला गया। फिर कंटिन्यूअसली वो हायर लेवल में तो रहेगा नहीं, तो वो अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में रिटर्न होगा। तो जिस समय वो ओरिजिनल लेवल में रिटर्न होगा उस समय वो उस एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, और वो एनर्जी किसी न किसी लाइट के फॉर्म में निकलेगा। और वो लाइट एनर्जी को अगर हम किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो उसका भी एक स्पेक्ट्रम बनता है। दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयन हो, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। अब चूंकि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो था ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स थे। मतलब
कि इसमें आपको एक डार्क लाइन दिखेगा या फिर एक लाइनिंग आपको ऑब्जर्व होता है जहां से कलर सेपरेट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो उसी में का एक पार्ट है ये एमिशन स्पेक्ट्रम। दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस में क्या था कि एक कलर दूसरे पर मर्ज कर रहा था, वहां पर कोई शार्प लाइन बाउंड्री नहीं था। यहां पर क्या होगा, एक ब्लैक लाइन आपको दिखाई देगा, एक ब्लैक स्पॉट आने लगता है जहां से डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि इधर ये कलर है उधर ये कलर है। इस तरह के जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिसमें डार्क लाइन ऑब्जर्व होते हैं तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखना क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वो एक फोटोन ही एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे अलग अलग फोटोन्स के अलग अलग एनर्जी होते हैं, कुछ फोटोन्स का एनर्जी ज्यादा होता है, कुछ फोटोन्स का एनर्जी कम होता है, वो उसके फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वो दूसरा से मान लीजिए कि चौथे लेवल पर चला गया, तो वो अब चौथा से फिर दूसरे में वापस आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चौथा लेवल वाला इलेक्ट्रॉन जो गया था वहां पर दूसरा से चौथा में गया था, वो दूसरे फोटोन को लेकर के फिर वो छठे में नहीं चला जा सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने लाइफ में एक बार ही एक्साइट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइटेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वैसे अगर हुआ तो ऐसे होगा तो क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स लेकर के वो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा, जबकि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। कि जैसे ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 10 जूल वाला कोई फोटोन आ रहा है तो वो 5वें ऑर्बिट में चला गया, फिर अगर वो 5th ऑर्बिट में घूम रहा है तो पता चला उसको 50 जूल वाला कोई फोटोन्स मिल गया तो वो फिर 5th ऑर्बिट से वो 10th ऑर्बिट में चला गया। ऐसे करते करते वो एटम से बाहर हो जा सकता है या हो जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम के ऑर्बिट से बाहर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करके जितना एक्साइटेशन करना है उतना करता है। ठीक है, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम हो, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम हो, आयन का स्पेक्ट्रम हो, दे ऑलवेज फॉर्म डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम इसको बोला जा सकता है, कई तरह के नाम से इसको बुलाते हैं। दे डू नॉट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें क्या होता है कि सभी तरह के वेवलेंथ नहीं रखते। जैसा अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वहां से। सभी तरह के रेडिएशंस तो उसमें नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसका एनर्जी अलग है। अब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है तो उसका एनर्जी कुछ और हो जाएगा, उसका रेडिएशन वैल्यू कुछ और हो जाएगा, तो उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पर फोटोन्स पर डिपेंड करता है कि कितने एनर्जी वाले फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है और वो एब्जॉर्ब करके कितना एमिशन दे रहा है। तो ये एमिशन पर डिपेंड करेगा कि अगर एमिशन ज्यादा है तो स्पेक्ट्रम्स भी ज्यादा होंगे, और अगर एमिशंस कम है तो स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, कम बनेगा। तो एमिशन पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह के स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा। तो डेफिनेटली स्पेक्ट्रम में सारे तरह के वेवलेंथ्स ऑब्जर्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के द्वारा जो डिसकंटिन्यूअस टाइप के स्पेक्ट्रम्स ऑब्जर्व होते हैं, और इमिशन स्पेक्ट्रम अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम में सभी तरह के वेवलेंथ्स ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। कुछ ही ऐसा वेवलेंथ है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा फिगर है जो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन लाइन है और एक डार्क ग्रीन है, एक यहाँ पर रेड लाइन है। तो ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। देखिएगा बाकी सब पूरा डार्क है। डार्क क्यों है? क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ कलर रहा होगा, लेकिन वो कलर वाला रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है कि उसको डीएक्साइटेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी का लेवल क्या है उस हिसाब से वो क्या करता है, स्पेक्ट्रम आपको प्रोड्यूस करता है। तो अगर यहाँ पर 4 लाइंस आपको दिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ने इतना ही एनर्जी रिलीज किया जिससे कि 4 कलर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब और भी जो कलर्स इसमें होना चाहिए, जैसे येलो होना चाहिए था या फिर और कुछ दूसरा ग्रे कलर होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ग्रीन होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। तो अगर वो नहीं हो रहा है, अगर वो कलर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उस तरह के एमिशंस को नहीं दे पा रहा है जिसके कारण वो कलर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये अभी इस तरह के एक्साइटेशन में इतने ही कलर वाले एमिशंस आपको वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है जिसका स्पेक्ट्रम आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है
कि ये सारे तरह के वेवलेंथ्स नहीं हो सकते हैं, सभी तरह का वेवलेंथ तो कभी नहीं हो सकता है। और वैसे भी जो विब्जियोर आप लिखते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? विब्जियोर एक रेगुलर पैटर्न है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में है उसके फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के। विब्जियोर वायोलेट से शुरू होता है और रेड तक जाते हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। और इसका मतलब कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा? रेड कलर का होगा। और वायोलेट कलर सबसे लास्ट में रहता है, मतलब उसका वेवलेंथ उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ कम होगा इसलिए एंगल उसका ज्यादा बन रहा है, तो वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। तो रेगुलर पैटर्न में आपको सजा हुआ है विब्जियोर, ठीक है, जिसका वायोलेट से लेकर के रेड तक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ में होते हैं। अभी जस्ट एंगल वाला बात कर रहे थे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम अभी हम लोग देखे, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है कि सभी तरह के वेवलेंथ नहीं यहाँ पर आ पा रहा है, कुछ ही तरह के वेवलेंथ आ पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास उतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो आपको वो एनर्जी दे सके। अब सारा कहानी फोटोन्स से है। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, एब्जॉर्प्शन, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका कि एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब होता है कि वो कोई लाइट आ रहा है, वो किसी चीज में एब्जॉर्ब हो गया और कुछ ही पार्शियल लाइट वहां से निकल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है तेल लगा हुआ कागज। जब हम ऑयली पेपर लेते हैं, जो वहां से एक लाइट को पास करते हैं, तो कुछ लाइट क्या होता है, पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट वहां से निकलता है, तो उस लाइट को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई लाइट कहीं से एनर्जेटिक सोर्स से आ रहा है, बीच में आपने एक सॉल्यूशन रखा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन से होकर के अगर लाइट पास करेगा, तो जो लाइट पास करेगा वो सारे तरह के रेडिएशंस उसमें नहीं होंगे, कुछ तरह के रेडिएशंस जो है फंस जाते हैं किसमें, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आर पार नहीं कर पाता है। तो देखिए होगा क्या, अगर आप उस व्हाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास ना कराते तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डेवलप कराता, क्योंकि सारे रेडिएशंस उसमें आ जाते। लेकिन अगर आप बीच में प्रिज्म पर पड़ने से पहले ही कोई एक सॉल्यूशन डाल देते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जो क्या करता है कि उसके कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। अब जिस लाइट को वो ऑब्जर्व कर लिया, वो लाइट तो वहां से निकल नहीं रहा है, तो उतना दूर प्रिज्म खाली रह जाता है, और खाली रहने के कारण वहां पर जो स्पेक्ट्रोग्राम बनता है वहां पर ब्लैक स्पॉट बनता है। अब ब्लैक स्पॉट ही बनेगा। अब कोई लाइट अगर वहां नहीं पड़ेगा तो उसका तो कोई कलर ही नहीं दिखेगा। तो कोई लाइट वहां पर आता जिसका वो डिफ्रैक्शन करता, डिस्पर्जन होता, और वो तोड़ करके डिफरेंट कलर वहां प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर जिस पॉइंट पर लाइट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट तो सॉल्यूशन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट वहीं रुक गया, वो लाइट अब वहां से निकल नहीं रहा है जो प्रिज्म पर आएगा, तो उसके बदले में वहां क्या हो जाता है कि डार्क लाइन बनता है। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा फिगर जो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करेगा चीजों को। अब यहाँ पर लगभग सारे वेवलेंथ आपको आ रहे हैं, हालांकि इसमें भी लिखा जा सकेगा कि सारे वेवलेंथ तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि डार्क लाइन जहां जहां पर आया है वो वाला कलर तो गायब है इसमें से, मतलब उसका एक अलग वेवलेंथ था, वो नहीं है इसमें। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी सभी तरह के वेवलेंथ नहीं रहते हैं, इसमें भी कुछ मिसिंग्स होते हैं। अब ये जो डार्क लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन और डार्क ग्रीन ब्लू के बीच में जो ये डार्क लाइन आपको आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम दोनों को कंपेरिजन करके भी देखेंगे। इसका मतलब कि ये वाला रेडिएशन सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। यहाँ पर देखिए ये क्या बोलते हैं, रेड कलर में भी यहाँ पर एक डार्क लाइन आ रहा है, मतलब कि इधर लाइट रेड है, डार्क रेड है, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में एक ऐसा कलर होना चाहिए था, लेकिन उस कलर को यहाँ नहीं ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो आना चाहिए था उसको सॉल्यूशन ने क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है, उसको आने नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया, डार्क लाइन बन गया। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम है, ये भी तो डिसकंटिन्यूअस होगी, इस तरह से ब्लैक बैंड या फिर ब्लैक लाइंस आने लगते हैं अगर स्पेक्ट्रम में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों को अब एक साथ यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। देखिए कंपैरिजन में आपको एक चीज दिखेगा कि जो लाइन इसमें नहीं है वो लाइन यहाँ पर मौजूद होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर से ब्लू लाइन यहाँ पर आया है, ठीक है,
और वायोलेट कलर है ये, वायोलेट यहाँ नहीं है तो वायोलेट यहाँ आ गया है, यहाँ पर ग्रीन नहीं, यहाँ पर ग्रीन आ गया है, ब्लू आ गया है, और यहाँ पर ग्रीन गायब है, यहाँ से पर ग्रीन आ गया है, यहाँ से रेड गायब है, वो यहाँ पर आ गया है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा कि एक कंप्लीट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो इस तरह के अगर सिर्फ कलर लाइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बीच में ब्लैक लाइन अगर आता है तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, और याद रखें एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो एक डिफरेंस यहां पर दिखाया गया। अब लाइन स्पेक्ट्रम किसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। जो हमारा सिलेबस है वो आपको पहले बता दें, ये चीज हम बाद में जब हम ड्रॉबैक या लिमिटेशंस में आएंगे तो बात करेंगे। ये जो भी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, एक है, तो हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो अब ये बनता कैसे, अगर हमको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। देखिए करते क्या है कि हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई करते हैं। जैसे ही अब हाइड्रोजन गैस मतलब क्या, H2 मॉलिक्यूल, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होगा उसमें, तो उस एनर्जी के वजह से जो H2 मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एनर्जी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जब एटॉमिक फॉर्म में हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जेटिकली एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस जब फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज खत्म होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टेट में गया वो वापस आएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा तो वहां से एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा। और वो जो एमिटेड रेडिएशंस है, ठीक है, वो उस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला होगा, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला होगा। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो एनर्जी था वो कितना था। अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एनर्जी ज्यादा था तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हायर ऑर्बिट में एक्साइटेड हुए होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का वैल्यू कम रहा होगा तो वो कम हायर लेवल में गए होंगे। अगर ज्यादा हायर लेवल से नीचे फॉल करेगा तो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ सीरीज बनेंगे, लाइंस बनेंगे, और अगर कम ऊंचाई तक गया होगा तो वो कम सीरीज बनाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि रेडिएशन जो हो रहा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला हो रहा है। तो द हाइड्रोजन कंसिस्ट सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस। अब इस तरह से जो हाइड्रोजन एनर्जी एमिट किया और उस एमिटेड एनर्जी को जब प्रिज्म से पास कराते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ऑब्जर्व होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसको कहा जाता है। और उसका नाम रख दिया गया है। एक कुछ खास तरह के लाइंस बार बार ऑब्जर्व हो रहे थे एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद, तो उसका कुछ नाम इस तरह से रखा गया, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, और एक और भी होता है जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लोग देखते हैं, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, अब ये तो इसका एक स्टेटमेंट है कि हम हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रेक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जेटिकली एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर जब वो रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट देन रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, एमिट करता है। और एमिटेड एनर्जी को ही जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोग्राम इज ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब अभी जस्ट देखेंगे यहाँ पर कि कुछ लाइंस है, जैसे कि ऑर्बिट के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ऑर्बिट पहले से हमें पता है, फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर के और इनफाइनाइट ऑर्बिट कितने होते हैं, इनफाइनाइट्स होते हैं। अब जब ऑर्बिट इनफाइनाइट्स होते हैं एनर्जी भी क्या होगा, उसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो लाइंस है वो काफी डिफरेंस दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के लाइंस में कुछ बड़ा गैप है, सेकेंड और थर्ड के बीच में थोड़ा कम गैप है, थर्ड और फोर्थ में और कम गैप हो गया। जैसे जैसे ये गैप्स ऊपर होते गया है ये कम होते गया है। देखिए डेफिनेटली एनर्जी का वैल्यू तो बढ़ते जाता है, ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर होते हैं एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि एनर्जी तो बढ़ता है लेकिन उसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब पहला डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा,
दूसरा कम होगा, तीसरा और कम होगा, चौथा और कम होगा, और जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी डिफरेंस जो है बढ़ेगा जरूर, लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, वो बहुत ही बढ़ते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा। पहले रहेगा ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, जैसे जैसे हायर में जाएंगे एनर्जी डिफरेंस कम होते जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, 5, 6, इस तरह से मतलब इनफाइनाइट तक गया। अब इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी गिर सकता है, इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरना है। अब हायर ऑर्बिट कहीं से भी हो सकते हैं। मान लीजिए अभी लाइमन सीरीज को गिराते हुए दिखाया गया है, ठीक है। लाइमन सीरीज क्या कर रहा है, लाइमन सीरीज तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है, ठीक है। किसी भी हायर ऑर्बिट से क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है लाइमन सीरीज। मान लीजिए इन्फिनिटी से गिर रहा है, 2 से गिर रहा है, 3 से गिर रहा है, 4 से गिर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। डिफरेंट डिफरेंट लाइंस उसके अंदर ऑब्जर्व होते हैं। इसका यहाँ से यहाँ गिरेगा तो उसका एनर्जी कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ होगा तो उसका एनर्जी कुछ और होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है n=1 में, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से सेकेंड ऑर्बिट में गिरे, और देखिए यहां पर हमने इसको कलरफुल बनाया है, आई थिंक आपको विजिबल होगा ये। क्यों कलरफुल क्यों बनाया है, क्योंकि ये विजिबल रीजन है, मतलब ये वो रीजन है जहां पर आप इसको देख पाते हैं, इसको आप देख पाइएगा, ठीक है। इसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। बाल्मर सीरीज मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो उसको क्या बोलेंगे, पास्टियन सीरीज बोलते हैं, नाम रख दिया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे तो लाइमन, सेकंड में गिरे बाल्मर, थर्ड में गिरे तो पास्टियन, और अगर चौथा में गिरेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट, और अगर पांचवा में गिरेगा तो पी फंड, और छठा में गिरेगा तो हम्फ्री सीरीज। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल में जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स बनते हैं रेडिएशंस का, तो इसीलिए उसका एक नाम रख दिया गया, लाइमन, बाल्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री सीरीज, ठीक है। n=6 के लिए हम्फ्री सीरीज। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर उसके फिक्स्ड एनर्जी लेवल में गिरता है, कहां से गिर रहा है इससे मतलब नहीं है, किस में आ रहा है इससे मतलब होता है, और उसका एक अपना नाम हो जाता है, ठीक है। और सभी का एक अपना रीजन है। जैसे देखिए लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में पड़ता है, लाइमन सीरीज जो रेडिएशन है ये किस में पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट में, तो ये तो आपको दिखेगा नहीं। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में पड़ता है, ये आपको दिखेगा, इसलिए कलर बना दिया गया, विजियोर जो होता है। पास्टियन सीरीज से लेकर के हम्फ्री सीरीज तक इंफ्रारेड है, आप इंफ्रारेड भी नहीं देख पाइएगा, ठीक है। ब्लूटूथ से कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, इंफ्रारेड होता है, क्या आप देख पाते हैं, नहीं। तो ये भी ये रेडिएशंस आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये होंगे। और हम्फ्री सीरीज को तो फार इंफ्रारेड बोला गया है, ठीक है, फार इंफ्रारेड। तो जब एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से जब फिक्स्ड एनर्जी लेवल में आता है, तो इस तरह से उसका नाम लाइमर, बाल्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री होता है। लाइमन को हम अल्ट्रा वायलेट में रखते हैं, बाल्मर को विजिबल में रखते हैं, और पास्टियन से लेकर के पी फंड तक इंफ्रारेड, और हम्फ्री जो होता है वो फार इंफ्रारेड, बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रीजन में वो चला जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एनालिसिस। अब देखिए each series in hydrogen spectrum expressed by an equation that is called Rydberg equation, ठीक है। रेडबर्ग ने सभी तरह के सीरीज के लिए एक जनरल इक्वेशन दिया है, और उस जनरल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि न्यू बार मतलब वेव नंबर के फॉर्म में उन्होंने दिया है। दैट इज वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है, और 1/λ इन r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें हम आपको बता दें कि न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, लेमडा तो वेव लेंथ होता है आपको पता है, आर है रेडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, n1 क्या होता है, n1 होता है ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन फॉल, ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, n2 क्या होता है ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन गिर रहा होता है, ठीक है। इस चीज को यहां पर हम अच्छे से लिख दिया हुआ है, देखिएगा न्यू बार वेव नंबर होता है, आर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू 109678, सॉरी यहाँ पर 9 छूटा हुआ है, और z क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और n1 क्या होता है ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन फॉल, और n2 दोनों जगह n2 सॉरी यहाँ n1 n2 होना चाहिए,
ये क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, N2 हो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये रेडबर्ग इक्वेशन कहलाता है। द इक्वेशन इज कॉल्ड रेडबर्ग इक्वेशन, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लेमडा आरजेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। अब जैसे लाइमन सीरीज के लिए बात करते हैं। लाइमन सीरीज के लिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, लाइमन सीरीज के लिए N1 का मान 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहे हैं। तो N2 कहीं से भी आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। तो इसका जब हम लिखेंगे तो न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। और देखिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो हम जेड के जगह 1 लिख सकते हैं, अगर कोई दूसरा होगा तो फिर उसका एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि N1 का मान 1 रहेगा, लेकिन यहां लिखेंगे 1 बाई N2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि N2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये रेडबर्ग इक्वेशन किसके लिए हो गया? लाइमन सीरीज के लिए हो गया। दिस इक्वेशन इज फॉर लाइमन सीरीज। अब जैसे बाल्मर सीरीज के लिए देखते हैं, इसमें N1 का मान क्या कर देना है, 2 रखना है। तो न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन रेडबर्ग इक्वेशन हुआ किसके लिए? बाल्मर सीरीज के लिए। उसके बाद पास्चन सीरीज के लिए देखिए, इसमें N1 का मान क्या है, 3 है, और N2 का मान फिर उससे आगे कहीं भी हो सकता है। तो न्यू बार इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ये हो गया किसके लिए? ये हो गया पास्चन सीरीज के लिए। उसी तरह से एक ब्रैकेट सीरीज होता है। ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 का मान क्या हो जाएगा, 4। सेम इक्वेशन है, बस वैल्यू इसका चेंज करते जाएंगे। आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। तो ये हो गया ब्रैकेट सीरीज के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, पी फंड सीरीज के लिए N1 का मान 5 रहेगा। तो न्यू बार इक्वल टू 1 बाई, सॉरी लेमडा तो होता ही है, लिख ही देते हैं, आर जेड स्क्वायर 1 बाई और 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन है। ये हो गया पी फंड सीरीज के लिए हो गया। हम्फ्री सीरीज का भी यहाँ पर लिख देते हैं। उसके लिए N1 का मान क्या होता है, 6 होता है। तो न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई 6 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ये हो गया हम्फ्री सीरीज के लिए। तो डिफरेंट सीरीज के लिए रेडबर्ग इक्वेशन डिफाइंड है और वो आपको अभी लिख करके बताया गया। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम हैज सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बड़ा सिंपल सा स्पेक्ट्रम ये डेवलप करता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम लेते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम उसका बनता है। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन हैज वेरी सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। ऑल्सो वी नो ईच सीरीज हैज मेनी लाइन्स। एक्चुअली क्वेश्चन के व्यू से ये चीज हमने लिखा है यहाँ पर। अगर आपको कहता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, फर्स्ट लाइन बोलेगा ना तो N1 में 1 जोड़िएगा, और अगर सेकंड लाइन बोलेगा तो N1 के वैल्यू में 2 जोड़िएगा। अगर थर्ड लाइन बोलेगा तो N1 के वैल्यू में 3 जोड़िएगा। अब फर्स्ट लाइन का नाम ही अल्फा लाइन है, सेकंड लाइन का नाम ही बीटा लाइन है, और थर्ड लाइन का नाम गामा लाइन है। तो याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा फर्स्ट लाइन, बीटा सेकेंड लाइन, गामा थर्ड लाइन। और इसके लिए N1 का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे हम बोले कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन में N1 का मान 1 होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो उसको हम लाइमन बोलते हैं। तो N1 का मान क्या हो गया, 1, ठीक है। लेकिन N2 का मान, तो फर्स्ट लाइन माने N1 में 1 जोड़ देना है, तो 1 था ही, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो N2 का मान क्या हो जाएगा, 2। अगर वही बोलता कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या गामा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए N1 का मान 1 रहता, N2 का मान क्या हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। बस क्या करना है, जैमा लाइन बोलेगा ना N1 में उसको जोड़ देना है, और N2 का वैल्यू वो रख देना है। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज अल्फा लाइन, N2 हो जाएगा N1 + 1। सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज तो बीटा लाइन बोलते हैं उसको, N2 हो जाएगा N1 + 2। थर्ड लाइन जो है गामा लाइन है, N2 हो जाएगा N1 + 3। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि कुछ लैंग्वेज यूज किया जाता है, जैसे कि लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन। अब ये सुनते ही पता चलता है कि कुछ नहीं समझ में आया। लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन या लास्ट लाइन,
तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, n2 के जगह पर इन्फिनिटी डाल देते, इनफाइनाइट वैल्यू डाल देते, कुछ नहीं करना है। इनमें से तीनों में से कोई भी दिख जाए n2 का वैल्यू क्या करना है, इनफाइनाइट डाल देना है इन दिस केस। अब इस केस में क्या होता है कि लेमडा का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेवलेंथ ज्यादा होता है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। उसी तरह से अगर बोल दिया फर्स्ट लाइन ऑफ स्टार्टिंग लाइन, फर्स्ट लाइन बोले, स्टार्टिंग लाइन बोले, इनिशियल लाइन बोले, कुछ नहीं करना है, n1 का मान n2 का मान क्या करना है, n1 में 1 जोड़ देना है बस, ठीक है। लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन, लास्ट लाइन, इसके लिए n2 इन्फिनिटी डालना है। और अगर फर्स्ट लाइन या फिर स्टार्टिंग लाइन या फिर इनिशियल लाइन बोलेगा तो आपको n2 की जगह n1 प्लस 1 डाल देना है बस। और इस केस में लेमडा मिनिमम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्टर, कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जब हायर से लोअर में जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने बनेंगे। जैसे चौथा से तीसरा में गिरा, कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। इसके लिए बड़ा ही अच्छा एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, n2 प्लस n1, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। याद रखिएगा, यहाँ n2 हायर ऑर्बिट से है और n1 का मतलब क्या है, लोअर ऑर्बिट है। इस फार्मूला को बेहतरीन ढंग से आप याद कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छा आपको काम करेगा किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए। जैसे भी हम जस्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर, चलिए। तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, n2 हायर ऑर्बिट, n1 लोअर ऑर्बिट। जनरल फार्मूला सब जगह काम करता है। और वैसे एक और फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, ये होता है फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए। ये किसके लिए होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए। मतलब ग्राउंड स्टेट में ये चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। ग्राउंड स्टेट नहीं होगा तो फिर ये अप्लाई करेंगे। और हम तो कहते हैं अच्छा यही याद रख लीजिए आप, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाते समय आपको बार बार 1/r का वैल्यू आएगा, तो आप क्या करेंगे, 1/r का 912 एंगस्ट्रम वैल्यू याद करके रखिएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स फटाफट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर, देखिए बार्मर सीरीज बोला ना, तो आपको n1 का मान 2 रख देना है और n2 का मान, अब फर्स्ट लाइन बोला है ना, तो 2 प्लस 1 मतलब क्या, 3। अब यही बता रहे थे आपको, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। तो वेवलेंथ, तो 1/λ इक्वल टू r, हाइड्रोजन है तो z के वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/4 और 1/9, तो ये हो जाएगा 36, 9 माइनस 4, 5/36 r, क्या आ गया। तो ये ऐसे लिख लेंगे, 1/λ इक्वल टू 5/36 r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/5r। और आप जानते हैं 1/r का वैल्यू अभी हम लोग क्या लिखे हैं, 912 एंगस्ट्रम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए लेमडा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन। अब फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, लेमडा निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा। लास्ट लाइन जो बोला है पहले वो लिखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जेड का वैल्यू 1, लाइमन सीरीज है। लाइमन मतलब n1 का मान क्या होगा, 1 होगा। और लास्ट लाइन, अब लास्ट लाइन अभी बताए हैं कि n2 का वैल्यू क्या रख देना है, इन्फिनिटी रख देना, ठीक है। अब 1/λ का आप रेडबर्ग इक्वेशन तो अभी जस्ट पढ़े हैं, r जेड के जगह 1 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। अब बस ये रख देना है 1/λ इक्वल टू r हो गया। अब क्या कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। चलिए अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहां से देखिए तो लेमडा बराबर 1/r हो गया, चूंकि c बराबर होता है न्यू लेमडा, तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, c/λ। तो c बाई और लेमडा है 1/r, तो 1/r मतलब ये क्या हो जाएगा, rc। r है रेडबर्ग कांस्टेंट 109,678 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसका सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट ठीक से कन्वर्ट कर लेना है। तो 10⁻10 कर देंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब चलिए सीखते जाइए। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है थर्ड लाइन, किसका थर्ड लाइन? ब्रैकेट सीरीज का। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट चौथा, मतलब कि N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा थर्ड लाइन, तो इसमें जोड़ देंगे 3 तो ये 7 हो जाएगा। और इसमें आपको लेमडा निकालना है, तो 1/λ इक्वल टू R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर। अब ये हो गया R कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 इंटू 49 कर लेंगे, 49 माइनस 16, अब ये हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसको करना होगा 33/16 इंटू 49, ये आ गया। तो इसीलिए लेमडा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 16 इंटू 49/33 इंटू R। अब आप इसको लिख सकते हैं, कैलकुलेशन है ये आपको करना चाहिए, इंटू 1/R। अब 1/R का वैल्यू आपको पता है 912 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1 ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन मल्टी स्टेज, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। अब चलिए N2 का वैल्यू क्या हो गया 7, जहां से गिर रहा है N1 किस में आ रहा है 1। हालांकि इसका शॉर्टकट फार्मूला है n × n-1। जब फर्स्ट ऑर्बिट है तो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग क्या फार्मूला भी दिए थे आपको, n × n-1/2। तो 7 × 7 - 1/2, तो 7 × 6/2, तो ये क्या हो जाएगा 21। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इससे भी N2 - N1 था, क्या था N2 - N1 × N2 - N1 प्लस 1/2। चलिए इसका निकालते हैं, 7 - 1 और 7 - 1 प्लस 1, ये तो कैंसिल होगा, डिवाइड होगा 2 से, तो 6 × 7/2, देखिए 21। इसे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम निकालना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वही फार्मूला याद रखिएगा आप। इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 2nd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। तो देखिए फिर से फार्मूला लगाते हैं, N2 क्या है 6 है, N1 क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 6 से गिर रहा है, किस में जा रहा है सेकेंड में। तो फिर फार्मूला लगाएंगे N2 - N1 इंटू N2 - N1 प्लस 1/2, यानी कि 6 - 2 इंटू 6 - 2 प्लस 1/2, 4 इंटू 5/2, ये कितना हो जाएगा 10 लाइन्स हो जाएंगे, 10 लाइन इसमें है। बट डायरेक्ट क्या करना है, फार्मूला हमको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होगा क्वेश्चन फटाफट बनाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रोजन इट्स इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट टू first orbit by transition in multi-step, then the total number of lines observed in the spectrum are 10, then find out the value of n। अब लीजिए इसमें क्या किया है, क्या हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द nth ऑर्बिट, मतलब N2 का मान क्या है n है, N1 का मान बोल रहा है in multi, hence the total number of lines observed in the spectrum are 10, then find। अब मतलब लगता है N1 का वैल्यू 1 है, कुछ दिया तो इसमें नहीं है, या मे भी क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता हाँ है ना। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है, N1 का मान क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना है 10 है। अब कुछ नहीं, फार्मूला लिखेंगे N2 - N1 N2 - N1 प्लस 1/2, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, N2 के जगह n कर लेंगे, n - 1 इंटू n - 1 प्लस 1/2, इधर अभी 10 रहने देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल होगा, n इंटू n - 1 इक्वल टू 20, तो n स्क्वायर माइनस 2n, सॉरी n स्क्वायर माइनस n होगा ना, -n -20 इक्वल टू 0, n प्लस
4 इंटू एन माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए n इक्वल टू -4 दो वैल्यू आएगा, n इक्वल टू -4 एंड n इक्वल टू +5। अब ये वैल्यू तो कभी भी नहीं, ऑर्बिट कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑर्बिट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो n इक्वल टू 5 आंसर। मतलब कि पांचवा चेक भी कर सकते हैं, पांचवा से आप पहला ऑर्बिट में गिराइए, देखिए आपको 20 आंसर आ जाना चाहिए, चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो टर्म था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सीरीज, रेडबर्ग इक्वेशन और ये सब चीज हम लोग पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन इस पर पूरा बनेगा। मिलेंगे अगली क्लास में एक छोटा सा वीडियो लेकर के जिसका नाम होगा लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।